राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई शांत का सीढ़ा है एक बार फिर स्वागत करो के अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज चलने लगी जीके के अंदर और इस इकोनॉमिक्स की सीरीज के हम लोग 7वें चैप्टर के ऊपर आ चुके हैं। 2 चैप्टर हो रहे हैं इसके। आप ये समझो इस वीक के अंदर हम लोग हमारी इकोनॉमिक्स को पूरी कर देंगे। आज इस चैप्टर को पूरे को निपटा दूंगा। कठिन मौद्रिक नीति यानी जो भी तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी है आज एक दिन में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज तारीख होगी तुम्हारी 28, 29 और 30 2 दिन के अंदर तुम्हारी इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगी। 2 चैप्टर है, एक चैप्टर कल और एक चैप्टर परसों और इकोनॉमिक्स समाप्त। उसके बाद फिर 1 तारीख से तुम्हारी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, और फिर ये समझो 20 सितंबर तक चलेगी, लगभग 20 से 25 दिन भी हो सकते हैं। हिस्ट्री चलेगी तुम्हारी और फिर अपना सिलेबस पूरा इंडिया जीके का भी और इसका साइंस का भी। साइंस का भी क्या है तुम ये समझो केमिस्ट्री कल पूरी हो जाएगी, साइंस के अंदर भी केमिस्ट्री। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। तो भाई मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या कुछ चीज और क्या कुछ इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले चीज है उसका नाम है एनडीटीएल। ये क्या जो एनडीटीवी तो नहीं बनेगा ना, एनडीटीवी नहीं बना, एनडीटीएल अलग है। एन से बनेगा नेट, डी से बनेगा डिमांड, टी से बनेगा टाइम और एल से बनेगा लायबिलिटी यानी कि देनदारी। नेट, डिमांड एंड टाइम, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है देनदारी। चीज समझ में आई यानी मांग और समय देनदारियां। हिंदी में लिखेंगे तो इसकी मांग और समय देनदारी। ये क्या है, ये फुल फॉर्म होती है हमारी किसकी, एनडीटीएल। ठीक है, अब क्या करें जिसकी फुल फॉर्म हो तो या एग्जाम का पूछा जाएगा करना और सकेगा। ठीक है, एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब कि टोटल मांग यानी जो भी मार्केट के अंदर मांग बनी हुई पैसे की, समय की, ठीक है, उसकी देनदारी, उसको बोलते हैं एनडीटीएल। इसकी फुल फॉर्म आती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा। ठीक है, अब ये एनडीटीएल मतलब क्या है, जैसे मान लिया तुमने बैंक के अंदर 100 रुपए पैसे जमा करवाए, यानी बैंक है, बैंक की लायबिलिटी है, यानी देनदारी को तुम्हें 100 रुपए वापस देगा ही देगा। ऐसे समझो आप लोग, ये तुम्हारे पास बैंक है, तुमने इस बैंक के अंदर 100 रुपए जमा करवाए। ठीक है भाई, तो बैंक का क्या है, बैंक का ये कर्तव्य दायित्व है कि उसको तुमको 100 रुपए वापस देने ही देने पड़ेंगे और तुमको मना नहीं कर सकते मैं 100 रुपए नहीं दूंगा। मानते हो बात। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं, यानी देनदारी बोलते हैं। इतनी सभी बातें समझ में आई। जैसे मान लिया तुमने 100 रुपए बैंक में जमा करवाए और तुम्हें कुछ सामान लेना पड़ गया। ठीक है, कोई सामग्री लानी पड़ेगी तुमको कार्रवाई बिठाने के लिए, तुम्हें 100 रुपए जरूरत पड़ी, तुम बैंक में गए। तो बैंक की क्या देनदारी, बैंक का कर्तव्य तुमको 100 रुपए देगा। तो इसको क्या बोलते हैं लायबिलिटी। चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एसेट भी पढ़ा चुका हूं। एसेट का मतलब जो भी तुम्हारी संपत्ति है उसको एसेट बोलते हैं। तो यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी मांग और समय देनदारी, यानी बैंक का ये कर्तव्य होगा कि जब भी तुम्हारी मांग आएगी, यानी जब भी तुम्हारी डिमांड आएगी कस्टमर की किसी भी समय के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर, तो बैंक लायबिलिटी शो करेगा, यानी बैंक देनदारी शो करेगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई। इसका मतलब क्या है, यानी जब भी कस्टमर को पैसे की जरूरत पड़ेगी किसी भी समय के ऊपर, ठीक है, तो बैंक को क्या कस्टमर की मांग पूरी करनी पड़ेगी अगर उसके खाते में पैसे हैं या पैसे हैं तो। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब क्या होता है, जो भी हमारा आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई क्या करता है, जो भी तुमको पैसे देने हैं बैंक के द्वारा, जो भी तुम्हारा एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, आरबीआई एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखता है। कैसे जी, अभी समझाता हूं। अब ऐसे होता है, जैसे मान लिया बैंक के अंदर मैंने मान लिया भाई 1 करोड़ रुपए कैश है, तो 1 करोड़ के अंदर से 10 लाख रुपए है, आरबीआई से बोला मेरे पास रख जा, उधर चोरी चारी हो जाएगी, टक्का टुक्का लग जाएगा, तेरे पैसे ले जाएंगे। यानी ये पैसे तो लायबिलिटी बैंक की देनदारी। बैंक के पास 1 करोड़ रुपए तो अलग अलग कस्टमरों के हैं, सारे पैसे बैंक के तो है नहीं, यानी देनदारी यानी लायबिलिटी है। लेकिन आरबीआई क्या बोलता है, तेरी इस लायबिलिटी में से कुछ हिस्सा हमारे पास रख दे, तू खो देगा इसको। जैसे तुम ऐसे समझ रहे हो, तुम्हारी मम्मी नहीं है, मम्मी क्या बोलती है, तुमको 100 रुपए दिए, तुमको मान लो कोई रिश्तेदार तुम्हें 100 रुपए देगा, तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा 50 रुपए मेरे पास रख दे, 50 तो रख ले, 50 तुझे खाना खा लेना, ठीक है, 50 रुपए तो गुम कर देगा, तो 50 अपने पास रख दे। उसी टाइप से आरबीआई क्या बोलता है, बैंक जो भी तेरी लायबिलिटी है, जो भी तेरी देनदारी है, जो भी तुझे कस्टमर को पैसे देने हैं, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा मेरे पास गिरवी रख दे ताकि तू इसको खो ना दे। ठीक है, कोई चोरी ना हो जाए, तो गलत तरीके जुए सट्टे ना खेलने लग जाए। ठीक है, तो कुछ पैसे को सेव रखने के लिए, यानी एग्जाम के अंदर आता है कि आरबीआई है डैश का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखता है। तो किसका, एनडीटीएल का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये एग्जामिनर पूछता है। ओके, आगे चलो। अब क्या होता है, बैंक के अंदर एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट किसको बोलते हैं, एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ जी, बढ़िया भाई, सुनाओ ना भाई, मेरा कार्ड आना रह रहा है, आंधी भर दूंगा। अरे ना भाई, मेरा वो लगा यार, वो बचाना खतरा है, टैक्स टुक्स लगा यार, वो बचाना खतरा बनना पड़ेगा, मान मेरी बात। ठीक है, ना ना आजकल वो मेरा कार्ड आंधी है ना, वो एक्टिव हो जाए उस पर, वो पेमेंट ऑनलाइन वाली। ठीक है, फिर मैं भर दूंगा। अरे ना भाई, दिक्कत वो कार्ड को नहीं है, नहीं उसका। ठीक है, वो आ जाएगा, आजकल मैं आ जाएगा, उठा के दोबारा आएगा, आंधी फिर मैं भर दूंगा। ठीक है भैया, ओके। देखो भाई क्या है, अगला तो हमारे पास है, इसका नाम है बैलेंस शीट भाई। बैलेंस शीट का मतलब जो भी तुम्हारी हिसाब किताब की सीट है, जो बैंक की हिसाब किताब की सीट है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है भाई, बैलेंस शीट किसको बोलते हैं। गुरुजी आप आदित्य रंजन, मैं थोड़ा सा जानते हैं। हाँ भाई जानते हैं, क्या हो गया सर, आपने अपने इंडिया जीके की प्लेलिस्ट क्यों रखी, बैच के अंदर मिलती है वो, इसलिए। की हिदाका हुई जेंटल तो क्यों कमेंट लगा करना। ठीक है, देखो क्या है हिसाब किताब सीट। हिसाब किताब सीट क्या चीज होती है, जो बैंक के अंदर होती है। बैंक के अंदर आपकी 2 चीजें होती हैं, एक होती है तुम्हारी लायबिलिटी जिसको बोलते हैं देनदारी, यानी बैंक को भी लोगों के पैसे वापस देने हैं। दूसरी होती है तुम्हारे एसेट, यानी कि संपत्ति। बैंक भी क्या लोगों की संपत्ति के ऊपर कब्जा करता है। जैसे तुमने बैंक से लोन लिया, अपनी संपत्ति से तुमने अपना घर गिरवी रख दिया, तुमने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और वो लोन तुम नहीं चुका पाए तो बैंक उस घर के ऊपर कब्जा कर लेता है कानूनन। ठीक है, तो बैंक की संपत्ति में 2 टाइप के हिसाब किताब होता है बैंक के अंदर। लायबिलिटी यानी बैंक को जो जनता का पैसा देना है, अपने बैंक के अंदर पैसे जमा करवा के, तो बैंक को देने ही देने पड़ेंगे आपको वापस, तो लायबिलिटी होगी। और एसेट का मतलब संपत्ति, बैंक ने जो भी कब्जा करेगा उसको बोलेंगे एसेट। अब ये लायबिलिटी क्या, लायबिलिटी किस फॉर्म के अंदर होती है, देनदारी डिपॉजिट की फॉर्म में। डिपॉजिट का मतलब जमा, यानी जो भी तुम बैंक में पैसा जमा करते हो वही तो होती है लायबिलिटी। यानी बैंक तुमको क्या चीज देगा, वही चीज तो देगा तो तुम बैंक के अंदर जमा करोगे, उसी को वापस देगा। अगर तुमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करे तो बैंक क्या तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए देने की लायबिलिटी रखता है, यानी 1 लाख रुपए की देनदारी है। ठीक है, बैंक के पास तुम्हारी, यानी बैंक को तुम्हें 1 लाख रुपए देने ही देने पड़ेंगे। अब ये तो डिपॉजिट यानी जमा होता है, बैंक में पैसे भी 2 तरीके से जमा होते हैं जी। कौन कौन से तरीके, दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं। एक तो डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम या टर्म डिपॉजिट। एक तो क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम या टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट
ये क्या होता है, जिसमें क्या क्या डिफरेंस होता है? डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, जब भी तुम डिमांड करो तुम्हें पैसे हाथों हाथ मिल जाएंगे। तुमने आज डिमांड करी है मुझे अभी 50,000 रुपए चाहिए, अगर आपके खाते में तो आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे। ठीक है। टाइम या टर्म डिपॉजिट का मतलब यानी तुम अपने पैसे को एक फिक्स समय के लिए जमा कर दो। मुझे 1 साल के लिए मेरा पैसा नहीं चाहिए बैंक, तो इसका कुछ भी मैंने साइन मार दिए। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम या टर्म डिपॉजिट। डिमांड और टाइम या टर्म के बीच में अंतर समझ गए? अभी तो डिमांड डिपॉजिट होता है, इसके अंदर दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। ये किस लिए होता है? जो आम व्यक्ति जो अकाउंट खुलवा के रखता है उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। कल को तुम गवर्नमेंट जॉब लगोगे, तुम्हारी सैलरी आएगी, किसमें आएगी? सेविंग अकाउंट में। जो अभी आम व्यक्ति, मान लिया पूरे भारत के जो भी आम व्यक्ति खाता खुलवाता है सेविंग अकाउंट। बिजनेसमैन जो भी खाते खुलवाते हैं होता है करंट अकाउंट। कोई भी बिजनेसमैन हो जिसने भी जीएसटी नंबर ले रखा है, सबके पास आपको करंट अकाउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपका दुकानदार हो, किराने की दुकान है, उसके पास भी जीएसटी नंबर, उसके पास भी करंट अकाउंट। कोई होटल है, कोई कंपनी है, कुछ भी लगा लो, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है किसी भी चीज का, ठीक है, तो उनके पास मिला करंट अकाउंट। इनमें डिफरेंस क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है ना, वो होता है आपके पैसे सेव रखने के लिए, आपकी सेविंग बनाने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, आपके खाते के अंदर पैसे पड़े रहते हैं तो 1 से 2% का आपको ब्याज भी मिलता रहता है। ठीक है जी। करंट अकाउंट होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। आप बिजनेसमैन हो, डेली आपके खाते में पैसे आने लग रहे हैं, डेली के आज 1 लाख रुपए का माल बिक गया, 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 10 लाख, डेली आपके खाते में पैसे आने लग रहे हैं। ठीक है, आपको कर्मचारी को सैलरी देनी करता है, आज मेरे कर्मचारी को 2 लाख, कर्मचारी को 10,000, इसको 50,000, मतलब जिसके अंदर डेली ट्रांजैक्शन होती रहती है, उसको उसके लिए करंट अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। इसलिए वो बिजनेसमैनों का काम होता है। और सेविंग अकाउंट किसके लिए? जैसे स्कूल है, कोई भी एक प्राइवेट स्कूल है, अब स्कूल का प्रिंसिपल होगा ना, जिसके खाते में स्कूल की सारी सैलरी मतलब फीस वगैरह आती है, तो करंट अकाउंट खुलवाएगा। उस करंट अकाउंट में सारे बच्चों की फीस आएगी, फिर इसके अंदर से पूरे स्टाफ को सैलरी देगा। ठीक है, तो सारा करंट अकाउंट के अंदर होता है। सेविंग अकाउंट जो भी एक आम व्यक्ति, गवर्नमेंट जो बड़ा या प्राइवेट जो बड़ा, जो एक आम व्यक्ति होता है, सारे सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है जी। टाइम या टर्म डिपॉजिट के अंदर क्या चीज आती है जी? तुम्हारा होगा एफडी। एफडी क्या होती है जी? एफडी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी तुमने पैसे एक फिक्स समय के लिए डिपॉजिट कर दिए। इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। जैसे मान लिया तुम्हारे खाते के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख रुपए, एक तो 1 लाख रुपए ऐसे पड़े तो उसके ऊपर मिलेगा 1% इंटरेस्ट साल के अंदर, यानी कि 1 लाख रुपए तुम्हारे 1 साल के बाद 1,000 रुपए का तुमको ब्याज देंगे, यानी इंटरेस्ट देंगे, यानी 1 साल बाद तुम्हारे 1 लाख रुपए 1,01,000 हो जाएंगे। एफडी करवाओगे तो एफडी के अंदर क्या होगा? 1 साल के लिए तुमने बैंक को पैसा दे दिया, मैं मुझे 1 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं, बैंक तू इस पैसे का जो मर्जी कर, तू किसी को लोन देना था लोन दे, तेरे को म्यूचुअल फंड में लगाना होता है, शेयर मार्केट में लगाना होता है, जहां तेरा मन करे बैंक, तू इस पैसे को यूज कर, मुझे कोई लेना देना नहीं, 1 साल के बाद मुझे मेरा पैसा दे देना। तो इस केस में क्या करता है? बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देता है, यानी क्या है? वही 1 लाख रुपए के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा लगभग 7%, कहीं पर 6.5, कहीं पर 7, कहीं पर 7.2, 7.4, इतने परसेंट ही रहता है। ठीक है, यानी 7% का मतलब 1 लाख रुपए तुम्हारे 1 साल बाद 7,000 रुपए का ब्याज देंगे, यानी 1 लाख रुपए 1 साल बाद 1,07,000 हो जाएंगे। समझ में? और यहां पर अगर तुम्हारा डायरेक्ट ऐसे पड़े खाते में पैसा, तो 1 लाख रुपए सिर्फ 1,000 रुपए ब्याज देता है। तो ये करवाने में फायदा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। ठीक है, अब चीज में फायदा कैसे है? अब जैसे मान लिया कल को तुम करोड़पति हो गए, तुम्हारे पास आ गया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अमीर आदमी अमीर और कैसे होता जाता है। तुम्हारे पास आ गया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद आपको सच बात बताऊं, आपको कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करो। कई बुतरू होते हैं, बुरी ट्रेड होते हैं, वो क्या करते हैं? 1 करोड़ है, ले जीप रैंगलर ला दी, ले रेंज रोवर खड़ी कर दी, ले फलाना खड़ी कर दी, दिमकाना खड़ी कर दी, ले 4 स्कॉर्पियो लिया, बुलेट लिया के ब्रेक के लिए आए हैं। ठीक है, उनमें बुद्धि होनी होती है, वो लेके खड़ी करते हैं चीज, वो कोई यूज की नहीं है। जब हम स्कॉर्पियो लेके खड़ी करते हैं, बुलेट लेके अगले दिन उसकी एजेंसी में उसकी कीमत गई 2 से 3 लाख रुपए, उसकी कीमत कम होगी, समझ लो। ठीक है, अब क्या करेगा? तुमने 1 करोड़ की एफडी करवा दी, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया, तुमको क्या है? 7% ब्याज मिलेगा 1 साल का, यानी 1 करोड़ का 7% कितना हो गया? लगभग 7 लाख रुपए, यानी कि 1 साल में बैंक तुमको 7 लाख रुपए का ब्याज देगा तुम्हारे 1 करोड़ रुपए यूज करने की बदौलत, यानी पर ईयर तुमको 7 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब 7 लाख का मतलब समझते हो, यानी कितनी गवर्नमेंट जॉब, यानी 1 साल के 7 लाख के हिसाब से 12 के 72, लगभग आप समझो 57 से 58,000 रुपए पर मंथ की तुम्हारी सैलरी बन गई बैंक से, फ्री में करे, घर बैठे, तुमको कुछ नहीं करना, बैंक वाले तुमको देंगे। और बाय चांस तुम 7 लाख का यूज नहीं करते तो अगले साल, जैसे एक साल बाद कितने बढ़ गए? 1 करोड़ 7 लाख बढ़ गए, तो अगले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो इस पूरे के ऊपर लगेगा, फिर 7%, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तुम्हारा, यानी जो 1 करोड़ 7 लाख उसके ऊपर फिर से 7% ब्याज लगेगा। आई चीज समझ में? तो ये और पैसा डबल होगा, तो इस हिसाब से डबल 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 ट्रिपल ऐसे होता जाता है। आई चीज समझ में? तुम कई बार ये सोचते हो भाई कि फिल्मों वाले एक्टर है, इसकी फिल्म नहीं चलती, अभी फ्लॉप हो गया, अभी कैसे अपना गुजर बसर करेगा? उनका कुछ फ्लॉप नहीं होता, उन्होंने करोड़ों में पैसा कमाया होता है, 100 करोड़ की एफडी करवाते हैं भाई, 50 करोड़ की एफडी करवाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, उस एफडी से पैसा आता रहता है। 4-4 5-5 प्लाट ले लेते हैं, 4-5 फ्लैट ले लेते हैं, उन फ्लैटों को किराए पे चला देते हैं, बड़े बड़े होटल खोल लेते हैं, वहां से पैसा आता है। ठीक है, मतलब एक बार पैसा आना चाहिए, आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करो तो आप उस पैसे से बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। लेकिन मूर्खता खिलाओगे, ये घड़ी ले ली, वो ले लिया, पुराना ले लिया, और मतलब उसके ऊपर पैसे वेस्ट करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक बार पैसा बनना शुरू हो गया ना, जैसे मान लो तुम्हारे 3-4 होटल खुल गए, 3-4 तुम्हारे फ्लैट हो गए, वहां से पैसा आता है पर मंथली। ठीक है, फिर से घड़ी लो, गाड़ी लो, तोप ले लो, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब तक तुम्हारी इनकम का रेगुलर सोर्स नहीं बनता, तब तक तुमको पैसे हमेशा इन्वेस्ट करने चाहिए सही जगह। ठीक है, जिस दिन से तुम्हारी इनकम का सही एक फिक्स सोर्स बन गया, मेरे पास 4 होटल हो गए, 4 फ्लैट हो गए, 4 फ्लैटों में से 1 लाख रुपए किराया आने लग रहा है, 4 होटलों में से अपना महीने का 2-3 लाख रुपए बनने लग रहा है, यानी इसमें पर मंथ 14 से 15 लाख रुपए कमाने लग रहा हूं, तो उसके बाद से तुम गाड़ी लो, घोड़ा लो, कुछ ले लो, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हारे पास रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, तब तक तुम उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, बैंक में एफडी करवाओ, कोई प्लाट ले लो, प्लाट तुम आज मान लो 40 लाख का प्लाट लेते हो, कल को 2-3 साल बाद उसका रेट बढ़ेगा, 60 लाख होगा, 70 लाख होगा, तो उसको बेच दो, फिर पैसा लो, उसके अंदर फिर प्लाट लो, तो इस टाइप से एक उस पैसे को थोड़ा मतलब ऐसा बना दो भाई जहां से कोई ऐसा धंधा, कोई दुकान, ऐसी चीज बना लो जहां से पैसा आता रहे। ठीक है, तो ये एफडी का खेल, एफडी का खेल समझ में आया नहीं आया? अब क्या होता है? अब मैंने आपको कल 2 टर्म बताई थी, आपको याद होगा, एक मैंने टर्म बताई थी सीआरआर और एक बताई थी एसएलआर, याद है आप सभी के? 2 टर्म बताई थी, याद आई या नहीं आई? सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो, कल बताया था। एसएलआर क्या होता है हमारे पास? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, ये भी कल बताया था। ये होते हैं, मैंने आपको कल बताया, मैं कल बताऊंगा ये क्या चीज होती है जिसके बारे में बताता हूं। देखो सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, कैश का मतलब नकद, रिजर्व का मतलब आरक्षित, रेशो का मतलब अनुपात, हिंदी में बोलेंगे तो नकद आरक्षित अनुपात। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, तो सीआरआर की फुल फॉर्म पूछ जाती है, आप प्रीवियस का चेक कर सकते हो। एक आपसे पूछा था ये होता क्या है सीआरआर? सीआरआर क्या होता है आपका? आरबीआई के पास जो भी पैसा रखा जाता है, एक कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल पैसा है उसका प्रतिशत, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। चीजें समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं है? कैसे? जैसे मान लिया कोई बैंक, तुम्हारा मान लिया एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के पास मान लिया टोटल बैंक के पास 100 करोड़ रुपए मान लिया, तो 100 करोड़ में से आरबीआई क्या बोलता है, तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भाई इसके अंदर से कुछ कैश मेरे पास रख दे, तू सारे को बरत देगा, फिर बाद में रोएगा। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? 100 करोड़ में से कुछ प्रतिशत, मान लिया 20%, यानी कि 20 करोड़ रुपए क्या है आरबीआई के पास है, 20 करोड़ का कैश, कैश है ये, कैश क्या है आरबीआई के पास रख देगा, आरबीआई उसको संदूकों में संभाल के रख देगा। ठीक है, भाई कल को मान लो बैंक दिवालिया हो जाए, कंगाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, देश में पैसे की कमी हो जाए, कैश की कमी हो जाए, तो उस केस में तो आरबीआई यहां से बचे हुए कैश को यूज करवा सकता है। आई चीज समझ में? तो इसी जो ये तो पैसा ना जो अलग से रिजर्व करके रख दिया,
किसी बैंक के टोटल अमाउंट में से, इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। चीज समझ में आई या नहीं है? तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशो किसको बोलेंगे? आरबीआई के पास रखा जाने वाला एक कमर्शियल बैंक की टोटल जमा राशि का थोड़ा सा हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। क्या बोलोगे? आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक की टोटल कैश, कैश याद रखना, कैश की बात लग रही है, कैश राशि का हिस्सा बोलो या परसेंटेज रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं भाई। ठीक है, अक्सुराना बजा देगा ना, डियर सर हैज द कोल्ड गॉन अवे? यस, कोल्ड हैज गॉन अवे और नॉट टेक सम मेडिसिन। अक्सुराना भाई 40 रुपये का भुगतान किया है, ठीक है, गला वगैरह ठीक है और जुकाम भी लगभग ठीक हो चुका है, थोड़ा मोटा बलगम रह रहा है, एक दिन में और जमा सही क्लियर हो जाए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई? कैश रिजर्व रेशो हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई? एक बार बताओ। स्टैच्यूरी के अंदर क्या होता है? स्टैच्यूरी के अंदर इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। क्या बोलेंगे? वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या चीज होती है जी? इसके बारे में बताओ। क्या हुआ मास्टर? यदि एफडी करवा दी तो उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकता है, लेकिन जितने रुपए की एफडी करवाएगा उनको नहीं निकलवा सकता। जितने साल के लिए करवाएगा, मिनिमम 6 महीने की हो सकती है। तूने मान लिया 1 साल की करवा दी एफडी, तो 1 साल तक तू मान लिया भाई आपने 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल तक करवा दी, तो 1 साल तक तो 1 लाख रुपए नहीं निकलवा सकता, और निकलवाएगा तो पेनल्टी लगेगी, यानी कुछ ना कुछ जुर्माना लगेगा। ठीक है, 2000 रुपए 3000 रुपए जुर्माना लग जाएगा। तूने वचन दिया था कि मैं 1 साल से पहले पैसे नहीं निकलवाऊंगा, और तूने उसके अंदर से पैसे निकलवा एफडी वाले पैसे की। ठीक है, यानी कि ऐसा पैसा जिसका आपको कोई यूज ना हो। मान लिया तुमको ऐसा लगता है, मान लिया मेरे बैंक में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में से मैं 50,000 रुपए मैं अभी मतलब यूज नहीं करूंगा, 1 साल तक मेरा इनका यूज नहीं होगा, तो 50,000 की एफडी करवा दो, उसके पास 7% का ब्याज तो मिलेगा बैंक के अंदर, तो 1 या 2% मिलेगा खाते के अंदर, तो एफडी करवा दो, एफडी की रसीद देगा तुमको बना के। ठीक है, खाते में ट्रांजैक्शन चलता रहेगा, खाते की ट्रांजैक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एफडी का अमाउंट होगा उसके पैसे नहीं निकलवा सकता, वो तो 1 साल के बाद ही निकलवा पाएगा भाई। ठीक है, 1 साल से पहले निकलवाएगा, बैंक के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती है और वो मतलब साइन करने पड़ेंगे, हाँ मैं अपनी मर्जी से एफडी तुड़वाने लग रहा हूँ, तुरंत ही फिर 1000-2000 रुपए जुर्माना लगेगा कि तुमने एफडी तुड़वाई समय से पहले, और जितने थे उतने मिले, मतलब 1000-2000 कम हो जाए। आई चीज समझ में? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या होता है स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो? ये क्या चीज होती है? अभी हमने बात करा जो आरबीआई के पास जो किसी बैंक का टोटल कैश का कुछ प्रतिशत हिस्सा रखा था उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर किसको बोलेंगे? जो बैंक अपने पास भी जो कुछ प्रतिशत हिस्सा रखता है कैश का सेव करके, उसको बोलते हैं अपना एसएलआर। देखो दोनों के अंदर डिफरेंस समझाता हूं आपको। सीआरआर और एसएलआर। एक सेकंड के भाई, फोन आ गया किसी भाई का। देखो भाई क्या होता है सीआरआर के अंदर, क्या होता है कैश रिजर्व रेशो के अंदर? इसके अंदर हो गया भाई आरबीआई ने कोई भी बैंक है, बैंक से कैश का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पास रख लिया, ठीक है, उसको बोले कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर क्या बोले? जो बैंक खुद है ना, बैंक अपने पास मौजूद कैश में से कुछ प्रतिशत हिस्सा सेव करके रखे। ठीक है, डिफरेंस पता लगा क्या है? सीआरआर उसको बोलेंगे, अगर आरबीआई जो तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो किसी बैंक को बोलते हैं, एचडीएफसी को बोलते हैं, एसबीआई को बोलते हैं, कैनरा बैंक को बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक को बोलते हैं, यूनियन बैंक को बोलते हैं, किसी भी बैंक को बोलते हैं कि भाई तेरे पास जितना कैश है उसके अंदर से 20% हिस्सा मेरे को दे दे, तो उसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशो। और एसएलआर किसको बोलेंगे? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। बैंक खुद भी बोलता है। बैंक जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के पास मान लिया टोटल 100 करोड़ रुपए कैश है। अभी 100 करोड़ के अंदर से मान लिया आरबीआई बोलते कि भाई तू मेरे को 20% हिस्सा दे, 20% का मतलब 20 करोड़ रुपया कैश मेरे पास जमा कर दे, तो इसको बोलेंगे हम लोग सीआरआर। ठीक है, अब बैंक के पास 100 करोड़ में से 20 तो आरबीआई के पास गए, बच गए कितने? 80 करोड़। ठीक है, अब बैंक क्या सोचता है? 80 करोड़ के अंदर से भी लगभग 20 करोड़ रुपए मैं अपने पास भी सेव रख लेता हूं, क्या पता 80 के 80 में अगर खुले छोटे सारे यूज हो जाए। ठीक है, ये भी क्या मतलब 20 में 20 की एफडी कर देता, क्यों खर्चा ना हो। तो इसने भी क्या है, अपने 80 करोड़ के अंदर से 20 करोड़ रुपए अलग से सेव कर लिए, अलग से रिजर्व करके रख लिए। तो ये जो 20 करोड़ रुपए बैंक ने इस 80 के अंदर से सेव करके रखे हैं, इसको बोलेंगे एसएलआर। आई चीज समझ में? तेरे बैंक के पास टोटल कितना कैश बच गया? मात्र 60 करोड़ का कैश बच गया, यानी इसके पास डबल सेविंग होगी। जो बैंक ने खुद के पास अलग से 20 करोड़ रुपए सेव करके रखे, उसको बोलेंगे हमारा एसएलआर, और जो बैंक ने आरबीआई को दे दिए, मैं तू भी सेव करके रख मेरे 20% मेरे 20 करोड़ रुपए, तो उसको बोलेंगे सीआरआर। दोनों के अंदर डिफरेंस पता लगा? सीआरआर और एसएलआर क्लियर हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए बताओ मेरे को, बताओ एक बार मेरे को, दोनों की दोनों चीजें आपके क्लियर हुई या नहीं हुई? सीआरआर और एसएलआर आपके क्लियर हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएं फटाफट से, बताओ भाई। विक्रम सिंह, मन नहीं लग रहा है तभी मैं मैसेज करा था, आप लो है किसका द्वारा मैसेज करा? तो मन को कर, तेरा मन को लगता, मन तो तेरे ऐसा लगवाए थे तुम। अमनदीप सर 20 करोड़ रुपए का आरबीआई को इंटरेस्ट देता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग से रिजर्व करके लिखा है। इंटरेस्ट वाला अलग होता है, वो आपको मैं समझाऊंगा। इंटरेस्ट तो तब देगा ना भाई जब आरबीआई खुद डिमांड करे तेरे पास एक्स्ट्रा पड़े मेरे पास गिर दे, ये तो अलग है। ये सीआरआर है, वो जो इंटरेस्ट वाला होता है मैं भी आगे बताऊंगा आपको, टेंशन ना ले। वो रिवर्स रेपो रेट होता है, रेपो रेट तो आगे आएगा। ठीक है, ये अलग चीज और ये अलग चीज है। ठीक है, थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, अकेलापन हो रहा है भाई, अकेलापन तेरा जरूर दूर कराएंगे। ठीक है, तेरा आत्मा इसी चीज थमा जाएंगे, तुम कहोगा मने मन लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छा प्रतीत होगा। ठीक है, सर प्रोटेस्ट पे कुछ बोलो भाई, कुछ कौन बोलना पड़ा तार पसंद नहीं, पेपर से सीजे लगा ये बजाएं सितंबर शुरू फिर बैं करोगे, फिर कहोगे माउस कौन चलता, कीबोर्ड कौन चलता, इपटो होगा नहीं। ये देखी जाओगे प्रोटेस्ट के नजारे, अरे देखी जाओगे कंट्रोवर्सी। ठीक है, फिर रोग हम उठे देते। आगे देखो अगला क्या हमारे पास, अगला तो हमारे पास कंसेप्ट है, उसका नाम है लिक्विडिटी भाई। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? लिक्विडिटी बोलते हैं तरलता को, मतलब जी लिक्विड को लिक्विडिटी बोलते हैं किसी भी बैंक के पास जो कैश होता है ना उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। यानी कि बैंकिंग सिस्टम के लिक्विडिटी किसको बोलेंगे? लिक्विडिटी वर्ड है, कैश को रिप्रेजेंट करता है भाई। जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है इसका मतलब उसके पास कैश ज्यादा है। कैश एक कैश होता है, खाते के अंदर अमाउंट होता है। अब जैसे मान लो मेरे खाते में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, अब खाते के अंदर 1 लाख पड़े होंगे, यानी उसकी लिक्विडिटी कम है। अब मुझे मान लिया ऑनलाइन पेमेंट मेरी, मान लिया ऑनलाइन बैंकिंग वाला सौदा रुक गया, बाई चांस सर्वर डाउन हो गया, सोडा की समस्या है, रात में पैसा की जरूरत पड़ेगी 12-1 बजे, कुछ भी इमरजेंसी होगी, कोई मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी लगा लो ताम। ठीक है, तो उस केस में अब वो पैसा क्या मैं यूज कर सकता हूं? हालांकि मेरे पास है 1 लाख रुपए, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पाने लग रहा है, यानी उसकी लिक्विडिटी कम है।
हाई चीज समझ में। अब मान लिया मैं ऐसे कह दूं भाई मेरे पास 1 लाख रुपए जिसके अंदर से 50,000 रुपए मेरे बैंक खाते में पड़े हैं और 50,000 रुपए मेरे पास कैश है। अब उस कैश को तो मैं कभी भी यूज कर सकता हूं, चाहे मेरा बैंक खाता चले ना चले, चाहे मेरी ऑनलाइन बैंकिंग चले ना चले, ठीक है। मेरे को रात को जरूरत पड़ेगी, ले भाई 50,000 रुपए, यानी उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब तरलता, यानी कि कैश को ही लिक्विडिटी बोलते हैं एक तरीके से, यानी कि आप उस चीज को कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, कितनी जल्दी वो यूज में आ सकती है। मान लिया मेरे पास प्रॉपर्टी है भाई, मैं ऐसे कह दूं भाई मेरे पास भाई एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, और उस मोटरसाइकिल की कीमत मान लिया भाई 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए हाथों हाथ तो नहीं आएंगे ना मेरे पास। अब मेरे को जरूरत पड़ेगी 1 लाख की, मैं आज मेरा मोटरसाइकिल बेचना काटो, मैं मेरा मोटरसाइकिल ले लो, कि मेरा बिका है ना बिका है, कि मेरा मैं 1 लाख सोचूं 1 लाख में इतना मिला, कि मेरा 40,000 रुपये मिला है, ठीक है, यानी उसकी लिक्विडिटी कम होगी। अब मान लिया कोई जमीन है, बाय चांस मैं कह दूं मेरे पास तो 1 किला है, ठीक है। अब वो 1 किला मैंने को मेरे 1 किले की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अब वो 1 किला के मेरा कब बिका, मुझे मना मान लो आज 1 करोड़ रुपये की जरूरत है, मैंने को हाँ भाई 1 करोड़ रुपया का किला है मेरे पास, वो किला तो के मेरा भाई 2 महीने में बिका है, कोई लेनिया आवा ना भी आवा है, और कोई 1 करोड़ में ले ना भी ले के मेरा कोई कहते मैं तो भाई मेरा तो डंडा आ रहा मान लो, मैंने कह दूँ भाई मैंने तो ये बेचिए पीछे अगला तो इस चीज़ का फायदा उठाओ, अगला नु मैं तो 1 करोड़ में कौन लेंदा, मना रुपये जरूरत है, मैंने कहता कोई ना भाई 70 लाख में ले यार इसना फटाफट, ठीक है, अगला 70 में ले लेगा, यानी लिक्विडिटी तो कम हुई ना। हाई चीज समझ, यानी लिक्विडिटी किसको बोलेंगे कि आप उस चीज को कितनी जल्दी यूज में ले आ सकते हो। सबसे ज्यादा यूज में क्या है, हम कैश को ले आ सकते हो, यानी कैश क्या हमारा सबसे ज्यादा लिक्विड है, यानी कि तरल है। चीज समझ में आई या नहीं आई? तो बैंकिंग सिस्टम में क्या है, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी वर्ड कैश के यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी है भाई, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है तुम्हारे किसकी, कैश की। सेकंड नंबर पे पूछ ले तुम्हारे गोल्ड की, गोल्ड के अंदर जैसे जो भी तुम्हारे आर्टिकल है, चैन है, ठीक है, रिंग है, अंगूठी है, हार है, जो भी है तुम्हारा, ठीक है। आपने नहीं सुना भाई ले भाई मेरी चैन गिरवी रख ले, मेरा इलाज कर दे, मेरा दिक्कत हो इन होगी, ठीक है, तो यानी इसकी है। और थर्ड नंबर पे आती तुम्हारी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आ गई तुम्हारे पास जमीन जायदाद जो भी है, ठीक है, गाड़ी आ गया तुम्हारे पास, मोटरसाइकिल है, जो भी है वो आती थर्ड नंबर पे। यानी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी है, कैश की, कैश को आप हाथों हाथ यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे तुम्हारे गोल्ड के आइटम्स की, तीसरे नंबर पे आती तुम्हारी प्रॉपर्टी वगैरह की। तो इस हिसाब से होती लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब समझ गए भाई, लिक्विडिटी ज्यादा, इसका मतलब क्या है भाई, तुम्हारे पास कैश ज्यादा है, यानी जिस चीज को आप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है, कैश को आप सबसे इजीली यूज कर सकते हो और किसी चीज को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग अगली टर्म की तरफ जिसका नाम है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर आपको जैसा नाम से ही प्रतीत होने लग रहा है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि मनी को मल्टीप्लाई कर करके इसकी वैल्यू बढ़ाना। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मतलब कैसे, जैसे मान लिया मैं बैंक हूं, ठीक है, मैं मान लिया SBI बैंक हूं और मेरे पास टोटल सारे ग्राहकों का पैसा मिला के मान लिया मेरे पास 1 लाख रुपए पैसा आ रहा है, 1 लाख रुपए मेरे पास कैश पड़ा है मेरे बैंक के अंदर, ठीक है, सारे मेरे पास जितने भी मेरे कस्टमर उनका मान लिया मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास कैश पड़ा है। मैं अब इस 1 लाख का किस टाइप से यूज करूं कि इसमें 1 लाख के कम से कम मैं 1.5 लाख बना दूं, यानी मैं इसके 1,50,000 बना दूं, मैं इसको कैसे यूज करूं, ठीक है। इब्ताम हो गए तारा मत एक आधा नु कह देगा जी मैं तो घायल लूंगा गोजमा, ठीक है, मैं तो इन्हें डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे डबल ट्रिपल नहीं करते, अच्छे तरीके से करेंगे। अब बैंक क्या करेगा, मैं जैसे मान लिया मैं बैंक हूं, मैं क्या करूंगा, इस 1 लाख का लोन दे दूंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लूँगा 15%, किसी कस्टमर को लोन दे दूँगा, हाँ भाई किसी ने ट्रैक्टर लेना, किसी ने मोटरसाइकिल लेना है, ले भाई लोन ले ले मेरे पे 1 लाख रुपया का, नकद लोन दूंगा, कैश लोन दूंगा, ले जा, ठीक है, उस पर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगा,
15%, तो 15% का मतलब हो गया 15,000 रुपये, यानी 1 साल में ये मेरे 1,15,000 रुपये बना के दे देगा वापस। ठीक है, फिर क्या होता है 3 साल के लिए ले ले तो 3 साल में 45,000 रुपये का मेरे को वो दे देगा ये बना के उसके ऊपर। ठीक है, यानी कि 3 साल के अंदर मेरे को क्या है, रखे है रहे हो, यानी 3 साल के अंदर क्या है मेरे को 15 या 45, यानी कि 45,000 रुपये का मेरे को ब्याज बना के दे देगा। आई चीज समझ में? यानी कि मैं इस पैसे को कैसे, जो भी मेरे पास कैश सेव है बैंक के अंदर, मैं इसको कैसे यूज करके इस मनी को दुगुना तिगुना बना सकता हूं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। चीज समझ में आई या नहीं आई? आई चीज समझ में? तो इसको कैसे लिखेंगे कि बैंक के पास जो भी कैश अवेलेबल होता है, क्या बोला मैंने, कि बैंक के पास जो भी मनी रिजर्व होता है, जो भी मनी उसके पास रिजर्व होता है, उसको मैक्सिमम कितना नया पैसा बना सकता है भाई। बैंक के पास जो भी पैसा रिजर्व होता है उससे वह कितना नया पैसा बना सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। आई चीज समझ में? ठीक है, और इसका एक चीज याद रखना कि मनी मल्टीप्लायर हमेशा क्या है, मनी मल्टीप्लायर हमेशा CRR का उल्टा होता है। CRR का उल्टा कैसे? अरे उल्टा ही तो होगा। अब जैसे मेरे पास मान लिया 1 लाख रुपए कैश है, मैं बैंक हूं, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो किसको बोलेंगे भाई, जो मुझे RBI को देना है। ठीक है, अगर मुझे मान लिया RBI मेरे को ऐसे बोल दे मेरे को तो 50% रुपए दे दूं रिजर्व के रूप में, मैं 50% कैश दे। अब मेरे ये समझ लो 1 लाख में से 50,000 तो RBI के पास सेव हो गए कैश के रूप में, मेरे पास तो 85,000 रुपए बचे। यानी कि CRR पहले बैंक मान लिया पहले RBI लेता था 20,000 रुपए, तो मेरे पास बचते थे 80,000 रुपए। अब मैं 80,000 रुपए का लोन दूं किसी को तो मेरे पास ज्यादा ब्याज बना, तो यानी मैं पैसे को ज्यादा डबल कर सकता हूं, इसके मैं क्या बताया 1,60,000 भी बना दूं। ठीक है, और अब RBI ने मेरे से ज्यादा ले लिया, यानी CRR की वैल्यू ज्यादा होगी, तो मेरे पास पैसे कम बचे, 85,000 बचे। अब मैं 50,000 का लोन दूंगा तो मेरे पास पैसे भी कम बनेंगे आगे, 50,000 का क्या पता मेरे पास 1 ही लाख रुपए बने मुश्किल से। ठीक है, यानी कि अगर आपकी CRR की वैल्यू ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। चीज समझ में आई? बताओ एक बार के लिए। ठीक है, इतनी चीज सभी साथियों के समझ में आई? गुरुजी ATM ही खुलवा दो। भाई मैं कुकर खुलवाऊं ATM? ATM देता हूं दोनों को, दोनों दुकान है, दोनों मेरी घर की फैक्ट्री है, ले जा भाई ATM खोल ले भाई सुमित ले बताएं खोल ले, अमित ले बताऊं तू भी खोल ले ATM, नो थोड़ी ना आया कर रहा है। आ गया ना समझ में? बिल्कुल बेसिक चीजें बताई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार के लिए कमेंट करके बता दो चीजें समझ में आई या नहीं आई। जी सर, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ और कंसेप्टों के ऊपर। आज चैप्टर पूरा हो जाएगा, बिल्कुल 2-3 टॉपिक और रह गए, बस पूरा हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या चीज? पॉलिसी जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। क्या चीज है भाई मौद्रिक नीति? ये मैं आपको बताता हूं। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज होती है भाई आपकी? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जो बाजार के अंदर जो भी पैसा है या फिर बाजार के अंदर जो भी महंगाई है, मतलब इन्फ्लेशन आती है, उसको कैसे कंट्रोल करें, वही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। यानी जो भी तुम्हारी मुद्रा है, जो भी तुम्हारी करेंसी, जो भी तुम्हारा पैसा है, उसके अमाउंट को कैसे कंट्रोल करें। बाजार में कितना कैश होना चाहिए, बाजार के अंदर कितना कैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कैश चलेगा तो उस कैश को कम कैसे करें, कम कैश है तो उस कैश को बढ़ाएं कैसे। इस सारी चीज के ऊपर जो नीति बनती है उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, मौद्रिक पॉलिसी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो यानी क्या है, बाजार में इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन और कैश के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए
जो नीति बनती है, नीति बनती है यानी जो योजना बनती है बाजार के, जो भी बाजार के अंदर महंगाई है और कैश के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए, उसी योजना को क्या बोलते हैं, उसी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है यह आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, चीज भी याद रखना, आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ये भी पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, की जाती है भाई। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है भाई, ठीक है जी। अब ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, ये 2 टाइप के सिद्धांतों के ऊपर काम करती है, 2 टाइप के उपकरणों के ऊपर। कौन कौन से जी? पहला जो उपकरण उसका नाम है क्वांटिटेटिव टूल, जिसका मतलब मात्रात्मक उपकरण। दूसरा हमारे पास क्वालिटेटिव टूल यानी गुणात्मक उपकरण। तो ये हमारी किसके ऊपर, 2 सिद्धांत पर काम करती है। पहला हमारा क्वांटिटेटिव टूल, दूसरा है हमारा क्वालिटेटिव टूल, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, भाई तुम्हारी कितनी मात्रा, तुम्हारी कितनी क्वांटिटी, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, ठीक है मात्रात्मक उपकरण भाई, ठीक है। और क्वालिटी का मतलब भाई तुम्हारे दूध की क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी का, कैसा गुण है तुम्हारे दूध का, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ठीक है, यानी गुणात्मक उपकरण। ये 2 टाइप के होते हैं। ये पेपर के अंदर नहीं आता, ना कभी पूछा जाता, मेनली हम लोग यूज करेंगे इसका क्वांटिटेटिव टूल। इसके आगे फर्दर 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं जी। कौन कौन सी, तीनों पार्ट पढ़ेंगे, तीनों के तीनों हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। पहला जो पार्ट है उसका नाम है बैंक रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैंक दर, सीधी सी बात है, इसके अंदर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरा हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी खुले बाजार के अंदर जो भी ऑपरेशन करे जाएंगे वो कैसे करेंगे जी, तुम्हें खुले बाजार में सड़क के ऊपर लेटा के चीर फाड़ करी जाएगी, उसी को बोलेंगे खुले बाजार के ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा आता हमारे पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है और तीनों के बारे में पढ़ते ही तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरा, ठीक है। करें स्टार्ट। करेंगे भाई स्टार्ट। सिर्फ तुम्हें मास्टर एसएससी के पेपर में गपलेबाजी हो रही है भाई, क्या करें फिर, कोई सॉल्यूशन? देखो भाई आ जाओ। अब देखो क्या है, तो ये 3 चीजें जिनके बारे में अभी हमें पढ़ना है, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म। और तीनों की तीनों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तीनों की तुमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहला कंसेप्ट हमारे पास बैंक रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे अभी पढ़ेंगे, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, अभी सीईटी के अंदर भी पूछे गए थे, हरियाणा सीईटी के अंदर। बैंक रेट किसको बोलते हैं भाई, बैंक रेट किसको बोलते हैं, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है, वो जितने भी तुम्हारे बैंक है छोटे मोटे, इनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा, जो भी है ये तुम्हारे हो गए कमर्शियल बैंक। यानी आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देता है एक लंबे समय के लिए, ठीक है, बिना कुछ गिरवी रखवाए, उसको बोलते हैं बैंक रेट। चीज समझ में आई? यानी बैंकों के लिए जो स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है, यानी क्या चीज लिखोगे, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, हिंदी में बोले तो वाणिज्यिक बैंक, एग्जाम्पल के लिए जैसे तुम्हारा एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, या जो भी एक्सेट्रा जो भी बैंक है, ठीक है, कमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो भी ब्याज की जो दर है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है,
जाता है बिना कुछ गिरवी रखवाए, उसको क्या बोलते, उसको बोलते बैंक रेट। चीज समझ में आई? यानी जैसे मान लिया ये एसबीआई बैंक है, ये गया आरबीआई के पास, ऐसे बोले आरबीआई जी मेरे पास पैसे की कमी हो रही है, प्लीज मेरे को 1 करोड़ का लोन दे दो। तो आरबीआई ऐसे बोला भाई कितने समय के लिए चाहिए? एसबीआई ने बोला जी कम से कम 5 साल के लिए दे दो, यानी एक लंबे समय के लिए दे दो, मैं आपको चुका दूंगा। तो आरबीआई ने बोला ठीक है भाई दे देंगे। एसबीआई ने बोला जी मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मतलब मैं कुछ गिरवी भी नहीं रख सकता। आरबीआई ने बोला चलो कोई बात नहीं दे देंगे, टेंशन ना लो। तो आरबीआई ने इसको क्या है 5 करोड़ का लोन दे दिया, 5 साल के लिए दे दिया, और इससे कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखवाई। जैसे आप ही अगर आम आदमी लोन लेने जाए तो बैंक से क्या बोलते हैं, बोले अपना जमीन गिरवी रखवा दो या कुछ और चीज गिरवी रखवा दो, घर गिरवी रखवा दो, मोटरसाइकिल गाड़ी गिरवी रखवा दो, इसके ऊपर तुमको लोन, खुद को गिरवी रख लो इसके ऊपर भी लोन मिल जाए, पर्सनल लोन बोलना जिसकी, ठीक है। यानी 5 करोड़ रुपए 5 साल के लिए बिना कुछ गिरवी रखवाए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लिया आरबीआई बोलता है मैं तुमसे लूंगा 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 5 करोड़ रुपए का 6% तुमसे 1 साल का ब्याज लूंगा, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना भाई, आपको एक बड़ा अमाउंट ये आपने एक बैंक को दिया है, आरबीआई ने एक बैंक को दिया है एक लंबे समय के लिए बिना कुछ गिरवी रखवाए, जिस रेट पर दिया है इसको बोलते हैं बैंक रेट। चीज समझ में आई या नहीं आई? तो बैंक रेट किसको बोलेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी नॉर्मल बैंक को, उसमें चाहे एसबीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे तुम्हारा कैनरा बैंक हो, चाहे तुम्हारा यूनियन बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक हो, उस बैंक को एक बड़ा अमाउंट एक लंबे समय के लिए बिना कुछ गिरवी रखे जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है 6% के ब्याज पे, 7% के इंटरेस्ट पे, 8% के इंटरेस्ट पे, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट। चीज समझ में आई या नहीं? याद कैसे रखोगे? बैंकों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बोलेंगे बैंक रेट। आई चीज समझ में? एक बार के लिए सभी साथी बताएं। आई हो तो फिर मैं आगे चलो, बैंक रेट बस इतना ही है, तुम्हें याद भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। सेकंड कंसेप्ट है हमारे पास कौन सा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले मार्केट में तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ये कैसे होगा जी अभी बताता हूं। इसके अंदर तुम्हारे 2 कंसेप्ट होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी सीधे मार्केट में तुम पैसे उठाने के लिए आ जाओ। इसके अंदर क्या होते हैं जी? इसके अंदर तुम्हारे 2 तरीके होते हैं। कौन से जी? आपको ये तरीके याद रखने चाहिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन ना भी याद रखना। पहला होता है हमारे पास रेपो रेट, दूसरा होता है तुम्हारे पास रिवर्स रेपो रेट। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा बार। ये अब की बार जो 27 की मॉर्निंग शिफ्ट थी ना उसके अंदर ये रिवर्स रेपो रेट आया हुआ था, ठीक है। जो सीईटी हरियाणा सीईटी था उसके अंदर 27 की मॉर्निंग तारीख के अंदर रिवर्स रेपो रेट पूछ रखा था। आपको स्टेटमेंट दे रखी थी और पूछा था रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, क्या चीज है? तो अब देखो क्या है रेपो रेट। किसको बोलेंगे भाई? जब बैंक अपनी जरूरत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज ले, ठीक है, तो उसको बोलते रेपो रेट। लेकिन जब भी तो आपने बताया कि बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लिया, लेकिन आपने तो उसको बैंक रेट बता दिया, डिफरेंस है। यहां पर आपको जो रेट, जो भी पैसा मिलेगा वो एक लंबे समय के लिए मिलेगा। खास चीज देखना, यहां पर पैसा आपको लंबे समय के लिए मिलेगा और आपको कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी है। यहां पर जो आपको पैसा मिलेगा रेपो रेट के अंदर, आपको थोड़े समय के लिए मिलेगा, 1 साल 6 महीने, ठीक है, और आपको कोई ना कोई चीज अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी। आई चीज समझ में? तो यानी बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस पता लग गया। रेपो रेट किसको बोलेंगे? मतलब वही सेम चीज है। आप कोई बैंक हो, मैं जैसे वही चीज यार समझा देता हूं। ये तुम आरबीआई हो, ये एसबीआई है। एसबीआई गया आरबीआई के पास, बोला जी मेरा पैसा की जरूरत है सख्त। आरबीआई ने बोला दे देंगे। बोला जी कितना? बोला 5 करोड़ रुपए दे दो। आरबीआई ने बोला लेकिन कम समय के लिए मिलेंगे। बोला जी कोई बात नहीं, 1 साल के लिए दे दिए, ठीक है। और आरबीआई से बोला कुछ चीज गिरवी भी रखनी पड़ेगी। तो एसबीआई ने अपने मतलब जो भी गवर्नमेंट के साथ जो भी मतलब रिलेशन है, जो भी है, वो चीजें यहाँ पर गिरवी रख दी, अपनी सारी बिल्डिंगें आरबीआई के पास, ठीक है। और फिर आरबीआई मान लिया, आरबीआई बोलता है कि भाई चलो रेट, अगर कुछ भी गिरवी ना रखवाए और लंबे समय के लिए पैसा उधार दे तो उसको बोलेंगे बैंक रेट, और कुछ गिरवी रखवाए और थोड़े समय के लिए पैसा उधार दे तो उसको बोलेंगे रेपो रेट। चीज समझ में आई? तो रेपो रेट किसको बोलेंगे? क्या हो गया रे? हाँ ठीक है। तो रेपो रेट किसको बोलेंगे? आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को जो
पैसा कम समय के लिए कुछ गिरवी रखवाकर उधार दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रेपो रेट बोलते हैं। अगर कुछ गिरवी ना रखवाए तो बैंक रेट, और कुछ गिरवी रखवा ले आरबीआई तो उसको बोलेंगे रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाए भाई? सिस्टम उल्टा हो गया। अभी तक क्या था? एसबीआई आया था, नो बोले आरबीआई मेरे को कुछ पैसा उधार दे दे। अब क्या होता है? अब आरबीआई इतना भी अमीर नहीं है कि सबको पैसा ही देता रहे। कभी कभी मतलब मान लो कभी ना कभी आरबीआई को भी जरूरत पड़ जाती है पैसे की। आरबीआई को मान लो किसी दूसरे बैंक को देने हो पैसे उधार, ठीक है, तो आरबीआई किसी दूसरे बैंक से। अब क्या होता है? जैसे मान लिया ये तुम्हारा आरबीआई है, ठीक है, और इधर तुम्हारा एचडीएफसी है, और इधर तुम्हारा ये एसबीआई हो गया, ठीक है भाई। एचडीएफसी क्या बोला? भाई मेरे को लोन दे दे आरबीआई कम से कम 2 करोड़ का। आरबीआई क्या बोला? ये बोला भाई मेरे पास तो 1 ही करोड़ रुपए हैं भाई, 2 करोड़ तो मेरे पास नहीं है। तो एचडीएफसी ने बोला भाई अर्जेंट है, जमा डंडा आ रहा है, एक कस्टमर आ रहा है, लेन देने ही देने पड़ेंगे भाई। कितने तादे मैं तेरे पैरा में पड़ू हूं, चे मना लिटाया ले आड़, चे तेल लगवा कुछ करवा ले, मना पीछे चाहिए। तो आरबीआई ने बोला रुको बेटा करते हैं इंतजाम, सब्र रखो। तो आरबीआई क्या करेगा? 2-3 बैंकों से संपर्क करे, जैसे एसबीआई से संपर्क कर लिया, या तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क कर लिया, या तुम्हारा कैनरा बैंक से संपर्क कर लिया, या तुम्हारा यूनियन बैंक से संपर्क कर लिया। इनसे क्या ये संपर्क करेगा आरबीआई कि भाई किसी के पास पैसा उधार, पैसा फालतू पड़ा भाई किसी के पास। तो बाय चांस एसबीआई बोला और पीआरबी बोला जी हमारे पास पड़ा पैसा, एक्स्ट्रा पड़ा उधार, तो आरबीआई ने बोला मेरे को दे दो। तो ये बैंक तो बोले जी आप मारती के दोगे, आम जनता दी देवांगे, उड़ा मारती फालतू ब्याज मिलेगा, ठीक है, आप तो नु लेके बैठ जाओ, के मेरा ब्याज भी ना दो, के रुपये भी ना दो, तो बड़े बैंक का बैंक में कौन दूँ कुछ भी, ठीक है। तो आरबीआई ऐसे बोला भाई मैं तुमको जो इतना तुम जनता को देते हो जिस ब्याज रेट पर, मान लिया तुम जनता को 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हो पैसे उधार, तो मैं तुमको 9 दूंगा, मैं तुमको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन तुम पैसा मेरे को दो, ठीक है। तो एसबीआई और पीएनबी क्या अपने मान लिया 1 करोड़ रुपए आरबीआई को उधार दे देते हैं, ठीक है। जनता को जो परसेंट पे देते हैं उससे 1-2% फालतू पे, मतलब 1-2% तो मैं वैसे कहना चाहूँ पॉइंटों में होता है भाई। मान लिया जनता को 8% दो तो आरबीआई ले लेगा 8.1% पे, इस हिसाब पे। तो ये आरबीआई को ही पैसा उधार दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी आरबीआई को ये जिस रेट में पैसा उधार देंगे उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। चीज आई समझ में या नहीं आई? तो रिवर्स रेपो रेट किसको बोलेंगे? यानी आरबीआई के द्वारा जो कमर्शियल बैंक है उनसे जो पैसा उधार लिया जाता है जिस रेट के ऊपर, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। चीजें समझ में आई? तो क्या बोलोगे? जब कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में जमा करवा देते हैं तो आरबीआई द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। चीज आई समझ में नहीं आई? रिवर्स रेपो रेट यानी कि सौदा रिवर्स हो गया। पहले आरबीआई देने लग रहा था बैंकों को उधार, अब आरबीआई को जरूरत पड़ी है बैंक तुम दे दो मेरे को उधार। ये बफरिंग इतनी कैसे होने लग रही है? कुछ ज्यादा ही बफरिंग होगी भाई। कैसे होगी अचानक? हाँ बफरिंग दिखने लग रही भाई मेरे को भी। आ गया जी समझ में पूनम स्वामी। ओके समझ में तो आना ही चाहिए भाई। ठीक है ठीक है ओके। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये चीज पॉइंट हाईलाइट कर लो, बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से हाई होता है। ये चीज लिख लो, जो बैंक रेट होता है ना वो हमेशा क्या है? रेपो रेट से हाई होगा। ये जो रेपो रेट है इससे क्या है? बैंक रेट हाई होगा, ठीक है।
ये चीज हमेशा याद रखना है। इतनी चीज समझ में आ गई भाई। तो दो कंसेप्ट आप ही ने क्लियर कर दिए हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा बैंक रेट हो गया, एक हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। अब आगे हम लोग लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, इसके बाद हो जाएगी तुम्हारी क्लास खत्म। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब आते तुम्हारे लास्ट कंसेप्ट के ऊपर। लास्ट कंसेप्ट तुम्हारा क्या है? आ जाओ। लास्ट कंसेप्ट है तुम्हारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या चीज है जी? अभी बताऊंगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या चीज है? इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। क्या बोलेंगे? सीमांत स्थायी। अब तो बस 2 दिन की क्लास हो रहेगी, शुक्रवार शनिवार, उसका सिलेबस पूरा हो जाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। सीमांत स्थायी सुविधा ये क्या चीज होती है जी? ये होता है इमरजेंसी केस। मैं जमा बैंक जमा कान नहीं पा गया नो बोला जी, हम तो जमा दिवालिया होना हो रहे, कंगाल होना हो रहे। हाँ आरबीआई जी, हमारा पास तो जमा 1 रुपया भी नहीं रह रहा। तो आपातकालीन स्थिति में जो आरबीआई है वो बैंकों को पैसा उधार दे, ठीक है, जिसके अंदर रेट ये समझो लगभग 6 से 7% तक का रेट लगता है, रातों रात लोन मिलता है, ठीक है, उन सुविधाओं को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चीजें समझ में आई? तो किसको बोलोगे? आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन सिचुएशन में आरबीआई द्वारा जो पैसा उधार दिया जाता है, ठीक है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई का मतलब समझ गए? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी? 6 से 7% देखने को मिलती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको रातों रात लोन की सुविधा मिले। रातों रात लोन की सुविधा था, रात ना खड़े हो जाओ, उड़ जाएगी आरबीआई मतलब जी बेचिए पीसा कसुत्ता डंडा है जमा कर्जा में डूब गया बैंक, जमा दिवालिया होना हो रहा है, लोग पीछा डूब जाएगा, प्लीज दे दो। ठीक है, तो इस केस के अंदर होता है क्या है? इस केस के अंदर जैसे मान लिया मतलब कि और भी एक तो ये फैसिलिटी होगी, इसी केस के अंदर आती है। दूसरी क्या होती है? आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं। क्या गाइडलाइन होती है? कि हर एक बैंक को, चाहे कोई सा ही बैंक हो, एसबीआई हो तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा एचडीएफसी हो, तुम्हारा कैनरा बैंक हो, तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक हो, तुम्हारा यूनियन बैंक हो, तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब जितने ही बैंक हैं, इन सभी बैंकों के लिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइन होती हैं। भाई आपको इतना तो सीआरआर मेंटेन रखना है, यानी कैश रिजर्व रेशो मान लिया भाई 20%, यानी जितना तुम्हारे पास कैश है, एक एग्जांपल के रूप में बताने लग रहा हूं, क्या पता कितना होता है वो मेरे को भी नहीं पता। भाई आरबीआई बोलते हैं जितना तुम्हारे पास कैश है उसका 20% तो तुमको हमारे पास रखना ही रखना पड़ेगा। ये सभी बैंकों के लिए रूल है। अगर कोई बैंक ऐसा नहीं कर पाता तो उसके ऊपर लगती पेनल्टी, जुर्माना लगेगा कि भाई तू इस चीज को मेंटेन क्यों नहीं रख पाया, प्लस उसके ऊपर मतलब कि उसको लोन देना भी उसका बंद कर देंगे, वो सुविधा भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल होते हैं। एक जैसे एसएलआर हो गया, यानी बैंक को खुद के पास भी कुछ पैसा रिजर्व करके रखना, आरक्षित करके रखना। मान लिया 30% पैसा बैंक के पास खुद के पास रिजर्व फॉर्म में होना चाहिए, कैश की फॉर्म में। बैंक उसको मेंटेन ना कर पाए, आरबीआई चेक करता रहता है, तो उस केस में भी क्या बैंक के ऊपर पेनल्टी लगती है और बैंक को लोन मिलने बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी भी तुम्हारी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर आती हैं भाई। ठीक है, वेरी गुड। गुरुजी गले में सोने की चैन नहीं भाई, प्लास्टिक की है भाई, प्लास्टिक की, नकली है, नकली प्लास्टिक की। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब चलो आगे, आगे देखो अगला हमारे पास क्या, बस लास्ट कंसेप्ट, लास्ट। अभी तो कितनी 1 घंटे की क्लास होगी क्या ना, अभी तो 2 मिनट रह रही यार 1 घंटे की क्लास होना। बस लास्ट कंसेप्ट थोड़ा था और पढ़ लो बस, चैप्टर पूरा हो जाएगा यार, फिर बड़क खत्म। अब क्या है, एक चीज, एक कंसेप्ट यार, जब भी महंगाई हो, जब भी महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी का मतलब इन्फ्लेशन आएगा, यानी मुद्रास्फीति होगी। तो उस टाइम तुम्हारी जितनी भी टर्म मैंने अभी आपको करवाई है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सारी की सारी भी क्या है तुम्हारी बढ़ेंगी। आई चीज में पहला रूल ये याद रखना, दिमाग के अंदर सेट रखना। दूसरा, जब भी तुम्हारी डिफ्लेशन आएगी, यानी कि महंगाई ना आए, मतलब मंदी आ गई,
मार्केट के अंदर सारी चीज़ों के पैसे टूट गए, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या ये सारे के सारे फैक्टर तुम्हारे डिक्रीज होंगे। एग्जाम के अंदर आता है कि जब भी इन्फ्लेशन होती, महंगाई बढ़ेगी, तो कौन सा फैक्टर आपका बढ़ेगा, या फिर आपसे पूछा जब भी महंगाई बढ़ेगी तो SLR तुम्हारा बढ़ेगा या घटेगा, CRR तुम्हारा बढ़ेगा या घटेगा, बैंक रेट तुम्हारा बढ़ेगा या घटेगा, रेपो रेट तुम्हारा बढ़ेगा या घटेगा, रिवर्स रेपो रेट तुम्हारा बढ़ेगा या घटेगा, तो आपको बताना है बढ़ेगा, ठीक है। और जब भी तुम्हारी डिफ्लेशन होगी यानी मंदी आएगी तो ये सारे के सारे तुम्हारे घटेंगे, तो ये चीज भी तुमको याद रखनी है, ठीक है जी। एक और लास्ट कंसेप्ट है तुम्हारा करेंसी डिपॉजिट रेशो। करेंसी डिपॉजिट रेशो ये क्या चीज है जी? ये चीज है तुम्हारी CDR। ये भी एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म भी पूछ जाती है, इसका फॉर्मूला याद रखना आपको। इसके अंदर क्या भाई, जनता के पास जितना ही पैसा कैश में मौजूद है बटे में यानी डिवाइड में जनता के पास जितना ही पैसा बैंक में मौजूद है, ठीक है। जनता के पास कैश में मौजूद पैसा बटे में जनता के पास बैंक में जमा पैसा। कैसे जी? जैसे मान लिया मेरे पास टोटल 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख में से 30,000 तो मेरे पास मान लिया कैश पड़ा है और 70,000 मेरे बैंक में जमा है, तो मेरा CDR क्या आएगा, करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या आ जाएगा, 3/7। आई चीज समझ में? यानी जितना तुम्हारे पास कैश मौजूद है बटे में टोटल बैंक में तुम्हारे पास जितना पैसा मतलब कि सेव है, तो इसके रेशो को क्या बोलेंगे, CDR बोलेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अभी मैंने आपको बताया था, एक फैक्टर बताया था कि जो भी तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको कौन कंट्रोल करता है? और एक और पॉलिसी होती है जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल का मतलब समझ गए होगे, तो 2-3 दिन पहले बताया मुद्रास्फीति, याद आया? मुद्रास्फीति घाटा याद आया, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, RBI कंट्रोल करता है, याद रखना, हमेशा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछता है। और फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बस ये चैप्टर हो गया तुम्हारा पूरा, ठीक है भाई। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर तुम्हारा खत्म भाई। और इससे बार इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछा, चाहे तो हम कितना हंगा लगा लियो, ठीक है, अरे कितना है कुछ कर लियो, और इससे बार एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा। अब तुम्हारे रह गए सिर्फ 2 चैप्टर और 2 चैप्टर